आज की वीडियो का टॉपिक स्टाइलिस्टिक है। इसके अंदर हमारा बेसिक फोकस रहेगा इसका ओरिजिन, इसके डेफिनेशंस, गोल्स, नेचर एंड स्कोप, ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। क्योंकि ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। ये 1917 की बात है जब रशिया के अंदर कुछ फॉर्मुलिस्ट स्टाइलिस्टिक के बारे में बात करते हैं, अपना वर्क स्टाइलिस्टिक पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन लोगों के पास उन पर तवज्जो देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। वो उनके कॉन्सेप्ट, उनके आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वहाँ रशियन रेवोल्यूशन चल रहा होता है, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान उस रेवोल्यूशन की तरफ होता है। स्टाइलिस्टिक पर लोगों का ध्यान उस वक्त तो नहीं गया, लेकिन आने वाले सालों ने ये प्रूव किया कि ऑथर का वो स्टाइल, ऑथर की वो यूनिकनेस जो उसके काम में हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से रीडर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, रीडर्स के इमोशन इवोक होते हैं, रीडर्स उस राइटर के कहानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे मुराद राइटर का स्टाइल है, जिसको लिंग्विस्टिक के अंदर हम स्टाइलिस्टिक कहकर पुकारते हैं। शुरू के कुछ सालों में स्टाइलिस्टिक को लिटरेरी क्रिटिसिज्म का हिस्सा समझा जाने लगा। बाद में हमें ये बताया गया कि इसका जो बेसिक कंसर्न है वो लैंग्वेज के हवाले से है, जिसकी वजह से ये लिंग्विस्टिक का एक ब्रांच बन गया, जिसके अंदर हम डिफरेंट राइटर्स के लैंग्वेज चॉइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे अपनी राइटिंग्स में वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनके इस्तेमाल से उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर खूबसूरती पैदा की है। वोकैबुलरी से मुराद है अल्फाज का वो जादू जो रीडर के माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर अल्फाज का वजूद उसका मेन पार्ट है। ये किसी भी ज़बान में दिल के तौर पर काम करते हैं। फिर हम देखते हैं राइटर का सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी उसका सिंटेक्स, कि उसने इन अल्फाज का गठजोड़ कैसे किया है। और तीसरी वो चीज़ जो स्टाइलिस्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट होती है लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल, जिससे मुराद मेटाफर, सिमिली, एनाफोरा, कैटाफोरा, आयरनी, सार्केसम वगैरह शामिल हैं, जिसको हम उर्दू में इस्तारा, तशबीह, मजाज मुरसल, कनाया, तलमी, काफिया, रदीफ वगैरह कहकर पुकारते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स के इस्तेमाल से हमें उस चीज़ के ओवरऑल लुक के बारे में पता चलता है। डेविड क्रिस्टल, जो कि एक जाना माना लिंग्विस्ट है, वो स्टाइलिस्टिक के बारे में बयान करता है। वो इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज प्रोज के अंदर जो किसी स्टेटमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इमोशंस को कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से थॉमस केन ये कहता है स्टाइलिस्टिक लैंग्विस्टिक की वो स्टडी होती है जिसके अंदर राइटर अपने लैंग्वेज चॉइस को बेहतर बनाता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके एक बेहतरीन अंदाज के साथ, ताकि रीडर्स के माइंड को कंट्रोल कर सके, ताकि रीडर की अट्रैक्शन गेन कर सके। स्टाइलिस्टिक के दो मेजर गोल होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमने एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन देनी होती है उस टेक्स्ट के बारे में जो रीडर के सामने प्रेजेंट किया जा रहा होता है। इसका दूसरा गोल ये होता है कि हमने रीडर को बहुत ज़्यादा नॉलेज देना होता है, हमने उसके नॉलेज को एक्सपेंड करना होता है, और इसके अलावा उसको लैंग्वेज की अवेयरनेस देनी होती है कि देखो लैंग्वेज ऐसे भी इस्तेमाल हो सकती है। ये जो मेजर गोल्स हैं स्टाइलिस्टिक के, ये स्टूडेंट को मदद देते हैं कि वो अच्छे से डीपली उस टेक्स्ट को एनालाइज करें, उस टेक्स्ट के उस मीनिंग के बारे में देखें जो राइटर ने ऊपर ऊपर से कहा है और असल में वो क्या कहना चाह रहा है, दोनों के दरमियान में फ़र्क करें। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास हेनरिक इब्सन का एक नॉवल अ डॉल्स हाउस है, जिसमें वो औरत की ज़िंदगी को डॉल से तशबीह देता है। वो कहता है जैसे एक गुड़िया का मालिक उसको एक घर तक महदूद करता है और उसके बारे में फ़ैसले लेने का इख्तियार रखता है, इसी तरह से औरत के सारे इख्तियार भी एक मर्द के पास चले जाते हैं, फिर चाहे वो उसका भाई हो, बाप हो या शोहर हो। ये सब कुछ हमें तब पता चलता है जब हम एक टेक्स्ट को डीपली एनालाइज करते हैं, उसके विद इन द मीनिंग और बियॉन्ड द मीनिंग को देखते हैं, जिसके ज़रिए से हमारा नॉलेज भी एक्सपेंड होता है और हमें लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस भी मिलती है। नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक, जैसा कि हम लोगों को पता है दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब के सब अपने स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं।
जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह से एक इंसान का स्टाइल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से अगर हम लिटरेचर की दुनिया में देखें तो हर राइटर दूसरे राइटर से इसलिए मुमताज़ है, इसीलिए मुख्तलिफ है क्योंकि उनके राइटिंग स्टाइल के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके लैंग्वेज चॉइस के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं कि उन्होंने कैसे उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया है, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रखा है, अपने कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रे किया है। स्टाइलिस्टिक के अंदर हमें लैंग्वेज वैरायटीज़ के बारे में तब पता चलता है जब हम एक राइटर के स्टाइल को देखते हैं कि उसने अपने टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए क्या कुछ किया है। राइटर का स्टाइल उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड से हमें पता चलता है, जिसके अंदर वो होमोनिम्स का इस्तेमाल करता है, एंटोनिम का इस्तेमाल करता है, सिनोनिम्स का इस्तेमाल करता है, मेटोनिमी का इस्तेमाल करता है। सिनोनिम से मुराद है वो अल्फाज जो एक जैसे मायने रखते हैं। एंटोनिम से मुराद है जो एक दूसरे के उलट मायने देते हैं। होमोनिम से मुराद है वो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। मेटोनिमी से मुराद है वो अल्फाज जिनके मायने एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसके अलावा अपने राइटिंग को बेहतरीन और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए राइटर्स फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं जो उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फोनोलॉजी का मतलब आप लोगों को पता है, इससे मुराद है लैंग्वेज के अंदर जो कुछ साउंड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको देखना। मॉर्फोलॉजी से मुराद है मोर्फीम्स को मद्देनज़र रखना, यानी जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो मोर्फीम से मुराद है स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्ड्स जिनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्रीफिक्स आता है, सुफिक्स आता है, यानी वर्ड के स्टार्ट में क्या लगा हुआ है, वर्ड के आखिर में क्या लगा हुआ है। वो सारे जो वर्ड हैं जब वो रूट वर्ड के साथ मिलते हैं तो वो किस तरह के मीनिंग देते हैं, उनका क्या मीनिंग निकलता है, ये सब कुछ हमने देखना होता है मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी कि उस चीज़ का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसके अंदर कौन से ग्रामेटिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि नाउन है, फ्रेज है, वर्ब है, एडवर्ब है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, प्रपोजिशन हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। स्टाइलिस्टिक वो तरीका होता है जिसके अंदर हम लैंग्वेज का मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज एक है लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ है। जैसे कि कोई भी प्रोज राइटर, पोइट, प्ले राइट अपने एक टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट और यूनिक मेथड्स का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल जो सोफोक्लिस ने एडिपस रेक्स लिखा था वो सिर्फ सोफोक्लिस ने नहीं लिखा था, वो उस दौर में बहुत सारे लोगों ने लिखा था, लेकिन उन सब लोगों के बीच में सिर्फ सोफोक्लिस का टेक्स्ट आज की दुनिया में रह गया है क्योंकि सोफोक्लिस के लिखने का तरीका दूसरे राइटर्स से मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से उसका काम आज भी पढ़ा जाता है, उसको वही अप्रिसिएशन मिलती है। जबकि उसी के साथ के जो कुछ राइटर्स थे या उससे पहले के जो राइटर्स थे जिन्होंने एडिपस रेक्स के कॉन्सेप्ट पे लिखा था उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, उनका जो वर्क है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा क्योंकि उनका जो स्टाइल था वो इतना यूनिक नहीं था कि उसको रहती दुनिया तक लोग पढ़ें। तो इस तरह से हमें लिंग्विस्टिक चॉइस के ज़रिए पता चलता है कि एक राइटर की राइटिंग में वो कौन सा रिफ्लेक्शन है जिसने उसके लिंग्विस्टिक चॉइस को डोमिनेट किया है। आया कि वो उसके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जिसने उसके राइटिंग को इन्फ्लुएंस किया है, या फिर वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिसके ज़रिए से हमें उसकी राइटिंग में बहुत कुछ मिलता है जो उसके सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे उसके कैरेक्टर्स हो गए, जैसे वो सिचुएशन जो उसने अपने नॉवल के अंदर डिस्क्राइब किए हैं, जो उसका अपना एक्सपीरियंस होता है या उसके सोसाइटी के साथ जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो उसके काम के अंदर हमें नज़र आता है। उसकी झलक हमेशा हमें उसकी पर्सनालिटी में भी नज़र आती है और वही जो शेड है वो हमें उसकी राइटिंग में भी नज़र आता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज और लिटरेचर के अंदर एक बॉर्डर लाइन है जिसकी झलक हमें लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट दोनों के अंदर नज़र आती है। एक टेक्स्ट है वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन से मिलकर बनता है, जैसे कि उसका लिटरेचर, जैसे उसकी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी और बहुत सारी चीज़ें। किसी भी टेक्स्ट के अंदर सोशियोलॉजी का इस्तेमाल इंसान के सोशल इंटरेक्शंस को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि साइकोलॉजी से मुराद है इंसान के माइंड की स्टडी करना जिसके अंदर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पढ़ते हैं। इससे मुराद है इंसान के अल्फाज का खजाना इतना लामहदूद है कि वो कहना चाहे तो वो कहता जाए, कहता जाए, कहता जाए, उसके अल्फाज ख़त्म ही ना हो, लेकिन जब उसके कहने की बारी आती है तो उसके मुंह पे टेप लग जाता है और वो चुप रह जाता है।
जबकि फिलोसफी से मुराद है इंसान का चीज़ों को अडॉप्ट करने का तरीका, परसीव करने का तरीका। लिटरेरी लैंग्वेज के इस्तेमाल को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इसी के ज़रिए से हमें राइटर के स्टाइल के बारे में पता चलता है। हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को तभी अप्रिशिएट कर पाते हैं जब हम उसको सही से समझते हैं, जब हमें पता चलता है कि उसके अंदर राइटर ने किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जब हम उस लिटरेरी टेक्स्ट को समझते हैं कि उसके अंदर राइटर ने कौन सा स्टाइल अपनाया है, जैसे कि डेविएशन, फिगर ऑफ स्पीच, फोरग्राउंडिंग, डिस्कोर्स, पैरेललिज्म का इस्तेमाल, कोलोकेशंस का इस्तेमाल कैसे किया है। तो इस तरह से जो एक टेक्स्ट है उसको समझने के लिए हमें उसके जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है उसको समझना पड़ता है। स्टाइलिस्टिक को साइंस ऑफ स्टाइल भी कहा जाता है। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो इसको साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है स्टाइल का, जिससे मुराद होता है हमारे लैंग्वेज को ऐसे तरतीब दिया गया है, एक ऐसे सिस्टम के तहत अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी शेप दी गई है कि उसका एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है जिसको हमने साइंस का नाम दे दिया है। तो ये जो टूलान है वो डिफाइन करता है स्टाइलिस्टिक को, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर। वो कहता है इसका जो बेसिक कंसर्न है वो उन चीज़ों को समझना होता है जिसके ज़रिए से हमारी वो राइटिंग बनती है। तो स्टाइलिस्टिक एक इम्पोर्टेंट टूल है टू एग्जामिन एंड एनालाइज अ लिटरेरी टेक्स्ट, जिसके ज़रिए से हम एक लिटरेरी टेक्स्ट को एग्जामिन भी करते हैं, डीपली एनालाइज भी करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है लिंग्विस्टिक का, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। ब्रांचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक को स्टडी करते हुए हमें सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक मिलता है, जिससे मुराद है वो ब्रांच ऑफ स्टाइलिस्टिक जिसके अंदर हम लैंग्वेज के इस्तेमाल को देखते हैं। इसके अंदर लिंग्विस्टिक के डिफरेंट फीचर्स को डीपली एनालाइज किया जाता है, जिसके अंदर उस टेक्स्ट के फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स शामिल होता है। फॉर एग्जांपल, आपको टीचर एक पोइम देता है जैसे कि डैफोडिल, और आपको कहता है कि आपने इस पोइम को अच्छे से पढ़ना है। तो उस पोइम के अंदर सबसे पहले आप उसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर वो कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके ज़रिए से हमें उस टेक्स्ट के मीनिंग के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राइटर ने एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर वो कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया है, जिसके ज़रिए से हमें उसके लैंग्वेज चॉइस के बारे में पता चलता है। उसने स्टोरी के अंदर कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर रखा है, कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल की है, पेसिंग का इस्तेमाल कैसे किया है, यानी कि उस स्टोरी के अंदर जो कॉन्टिन्यूस फ्लो होते हैं इवेंट्स के, उनको कैसे डिस्क्राइब किया है। सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक, जिससे मुराद है अपने टेक्स्ट के अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसके ज़रिए से उस टेक्स्ट की खूबसूरती बनती है, जैसे कि लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, जो शेक्सपियर है वो अपने प्लेस के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी रिदम क्रिएट होती है। इसी तरह से एक लिटरेरी टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक आता है, जिससे मुराद होता है रीडर के माइंड के साथ खेलते हुए कुछ ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना जिसके ज़रिए से रीडर विजुअलाइज करता है उस सीन को कि वो उसके आसपास हो रहा है, वो जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहा है उसे ऐसे लगता है कि वो भी उन कैरेक्टर्स की ज़िंदगियों का एक हिस्सा है। वो उन कैरेक्टर्स को रोते हुए देखता है, हंसते हुए देखता है, उसे ऐसे लगता है वो भी उस कहानी का एक पार्ट बन गया है। इस तरह से एक राइटर अपने लैंग्वेज चॉइस के ज़रिए से रीडर के माइंड को कैप्चर कर लेता है। नंबर 4 पर हमारे पास कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक आता है, जिससे मुराद है कि हमने इसके अंदर कंपैरिजन करना होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, जॉनरास का, टाइम पीरियड्स का। मिसाल के तौर पर एक टाइम पीरियड के अंदर रहने वाले दो इंसानों का जो स्टाइल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह से जो उन्होंने अपना लैंग्वेज इस्तेमाल किया है उसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल है वो भी एक दूसरे से अलग है। जो उनके जॉनरास हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी को अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, नॉवल को अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, ड्रामे को अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लिटरेचर के अंदर डिफरेंट जॉनरास को, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को, डिफरेंट राइटर्स के लैंग्वेजेस को कंपैरिजन करते हैं कि एक ही चीज़ को लिखने का अंदाज़ कैसा है या डिफरेंट चीज़ों को लिखने का अंदाज़ कैसा है डिफरेंट राइटर का, डिफरेंट ऑथर्स का, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर। मिसाल के तौर पर हम वेस्टर्न लिटरेचर और ईस्टर्न लिटरेचर के अंदर देखते हैं कि इन्होंने अपने कल्चरल डिफरेंसेस को कैसे एक्सप्रेस किया है। तो इस तरह के कंपैरिजन को कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। नंबर 5 पर फंक्शनल स्टाइलिस्टिक आता है, जिससे मुराद है हमने फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। मिसाल के तौर पर हमने उसमें एनालाइज करना होता है कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए हमारे कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एक कहानी के अंदर। नंबर 6 पर हमारे पास क्रिटिकल स्टाइलिस्टिक आता है, जिससे मुराद है कि हमने सोशियो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस को स्टाइलिस्टिक चॉइस के अंदर देखना है कि उनको एक टेक्स्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया है। क्रिटिकल स्टाइलिस्टिक से मुराद है कि हमने एक टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। जो हमें टेक्स्ट दिया गया है हमने उसके सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में देखना है
कि कैसे उस सोसाइटी को उस नॉवल के अंदर प्रेजेंट किया गया है, कैसे उस कल्चर को प्रेजेंट किया गया है, उनके लैंग्वेजेस, उनके आइडियोलॉजीज़, उनके बिलीव्स को प्रेजेंट किया गया है। आया कि उसके अंदर ऑथर की कोई बायसनेस पाई जाती है। तो इसके अंदर हमने उस हर एस्पेक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है जो ऑथर की राइटिंग में हमें नज़र आ रहा है, फिर चाहे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, फिर चाहे वो उसके सेल्फ एक्सपीरियंसेस हो, या फिर सोसाइटी के साथ उसका एक्सपीरियंसेस हो, या सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ पर उसने क्रिटिसाइज़ किया हो। इसके अंदर उसने सोसाइटी की करप्शन बयान की हो, रिलीजन के हवाले से, कल्चर के हवाले से, क्लास के हवाले से। मिसाल के तौर पर जोफ्री चौसर का काम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के अंदर हमें डिफरेंट कैरेक्टर के जरिए से उस सोसाइटी की रियल डिपिक्शन मिलती है। तो जब हम उस टेक्स्ट को, उन कैरेक्टर्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को देखते हैं, जिसके जरिए से हमें उस सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं। नंबर 7 पर हमारे पास प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक आता है। आप लोगों को मालूम है प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है। प्रैग्मेटिक से मुराद है एक टेक्स्ट के बैकग्राउंड को देखना, उसके अंदर सोशल फैक्टर्स को देखना कि कैसे उन सोशल फैक्टर्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया है। इस स्टाइलिस्टिक के अंदर किसी भी राइटर का लिखा हुआ वो काम जिसके हमने कॉन्टेक्स्ट और सोशल फैक्टर्स को देखना है जो उसके मीनिंग पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर राइटर ने अगर किसी आयरनी, किसी सार्केज्म का इस्तेमाल किया है अपने टेक्स्ट के अंदर, हम उसको कैसे समझ सकते हैं उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नंबर 8 पर हमारे पास रिटोरिकल स्टाइलिस्टिक आता है। रिटोरिकल स्टाइलिस्टिक से मुराद है कि इसके अंदर हमने इमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर रिटोरिकल डिवाइसेस जैसे कि मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोले का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑडियंस के अंदर उन जज्बात को जगाया जा सके जो कि उस कैरेक्टर से रिलेट होते हैं, ताकि ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी कर सके और उसके सिचुएशन को फील कर सके कि अगर हम इसके सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। नंबर 9 पर हमारे पास साइकोलिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक आता है। साइकोलिंग्विस्टिक से मुराद है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा टेक्स्ट प्रोड्यूस करना जिसके अंदर हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है, ह्यूमन माइंड के बारे में पता चलता है। तो इस तरह के टेक्स्ट के अंदर हमने ये देखना होता है कि राइटर ने कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, वो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो कौन सा नैरेटिव स्टाइल है जिसको अपना कर उसने एक बेहतरीन टेक्स्ट प्रोड्यूस किया है जिसके ज़रिए से उसने अपने ऑडियंस के माइंड के साथ खेला है। नंबर 10 पर हमारे पास डिजिटल स्टाइलिस्टिक आता है, जिससे मुराद वो मॉडर्न ब्रांच है स्टाइलिस्टिक की जिसके अंदर हम उसके डिजिटल टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं जो किसी ब्लॉग पर दिया गया होता है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म्स पे दिया गया होता है। इसके अंदर हमने हाइपरलिंक्स, हैशटैग्स, इमोजी के यूजेज को देखना होता है कि कैसे उनका इम्पैक्ट लैंग्वेज के ऊपर पड़ रहा है और कैसे जो हमारी कम्युनिकेशन है वो डिजिटल एरा के अंदर डिजिटल होती जा रही है। डिजिटल स्टाइलिस्टिक से मुराद है डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर बनाना जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसको हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, जो इस डिजिटल दौर के अंदर हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। एडवांटेजेस ऑफ स्टाइलिस्टिक, इसके एडवांटेजेस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस, यानी हमने एक टेक्स्ट को क्लोजली स्टडी करना होता है, उसके हर चीज़ को एनालाइज करना होता है, फिर चाहे वो उसका डिक्शन हो, वो उसका सिंटैक्स हो, वो उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज हो, कोई नैरेटिव टेक्निक हो, ये हमें किसी भी टेक्स्ट को क्लोज स्टडी करने में मदद देते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स आते हैं, जिससे मुराद है स्टाइलिस्टिक के अंदर एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है और अप्रिशिएट करता है उन लिटरेरी डिवाइसेस को जो एक ऑथर ने अपने राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। तो ये हमें मदद देता है कि हम एक ऑथर के वर्क के अंदर उसके मीनिंग, मोड और टोन को देखें उसके वर्ड चॉइस के ज़रिए से, उन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के ज़रिए से जो उसने अपने राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास कैरेक्टर एंड नैरेटिव एनालिसिस आता है, जिससे मुराद है हमने कैरेक्टर को डीपली एनालाइज करना होता है और इसके अलावा जो राइटर का नैरेटिव स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि उसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेशन इस्तेमाल की गई है या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन नरेशन इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा जो कैरेक्टर हैं उनका आपस में रिश्ता कैसे है, उनके कौन से ट्रेट्स हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, कौन सा विलन है। नंबर 4 पर हमारे पास कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आता है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से मुराद है उस लिटरेरी वर्क को उसके कल्चर के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड को देखना कि उसकी हिस्ट्री कैसी थी, उसके अंदर कौन सा वो कल्चरल चेंज आया था, वो कौन से टाइम पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर उसके सोशल नॉर्म्स कैसे थे, उसके कल्चरल वैल्यूज़ कैसे थे जिनको उस टेक्स्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है।
नंबर 5 पर हमारे पास एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स एंड मोटिव्स आते हैं, जिसके जरिए से स्टूडेंट को मदद मिलती है कि वो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर जो उनको रिटन टेक्स्ट दिया गया होता है उसको आइडेंटिफाई करें कि उसके अंदर राइटर ने कौन से थीम इस्तेमाल किए हैं, उनका मोटिव कैसा है, वो कौन से सिंबल हैं जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो राइटर के लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में जान सकता है कि राइटर ने क्या कन्वे करने की कोशिश की है। नंबर 6 पर हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस आता है। कंपैरेटिव एनालिसिस से मुराद है हमने डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट ऑथर्स का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है उनके डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से हमें उन राइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है कि उन्होंने लैंग्वेज के अंदर कौन सी कंट्रीब्यूशन दी है, उनके लैंग्वेज का स्टाइल कैसा है, उन्होंने वो कौन से वर्ड चॉइस इस्तेमाल किए हैं जिसके ज़रिए से उन्होंने वो टेक्स्ट प्रोड्यूस किए हैं, उसके अंदर कौन से थीम का इस्तेमाल किया है, कौन से सिम्बल्स का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए से हमें उस टेक्स्ट के मीनिंग के बारे में पता चलता है। नंबर 7 पर हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग आता है। क्रिएटिव राइटिंग से मुराद है स्टाइलिस्टिक एक स्टूडेंट को इंस्पायर करता है कि वो अपना ही कोई वर्क क्रिएट करे, क्योंकि वो बहुत सारे राइटर्स को पढ़ चुका होता है, उनके लिटरेरी वर्क्स के अंदर उसने हर चीज़ को पढ़ा होता है, उन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल पढ़ा होता है कि एक टेक्स्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है। तो तब जाकर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना एक लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करे जिसके अंदर वो उन सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करे, जिसके अंदर वो सारा कुछ इस्तेमाल करे जो उसने अपने आसपास देखा है, जो उसने उन राइटर्स के राइटिंग के अंदर जो है ना देखा है। यानी वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर भी लिख सकता है या फिर एक अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकता है जिसके ज़रिए से उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो एक लिटरेचर के स्टूडेंट को, एक लैंग्वेज के स्टूडेंट को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए ताकि उसकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो और उसके साथ साथ वो क्रिएटिव बन सके। नंबर 8 पर क्रिटिकल थिंकिंग आता है, जिससे मुराद है ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकली हर चीज़ को देखें, उसके ऊपर सवाल उठाएं कि राइटर ने आखिर इस तरह का स्टाइल क्यों चूज़ किया, राइटर ने इसके अंदर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल किया और वो कौन से इम्पैक्ट है जिसके ज़रिए से उसने अपने टेक्स्ट को बेहतरीन बनाया है। ये क्रिटिकल अप्रोच स्टूडेंट के एनालिटिकल एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। नंबर 9 पर हमारे पास लिटरेरी इंटरप्रिटेशन आता है। स्टाइलिस्टिक के अंदर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन से मुराद है हमने एक टेक्स्ट के मीनिंग को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। इस तरह से वो स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं उन लिंग्विस्टिक चॉइसेस को जिसके ज़रिए से राइटर ने सिंबोलिज्म और कुछ हिडन मीनिंग्स को कन्वे करने की कोशिश की होती है। लास्ट में हमारे पास इंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट आता है, जिससे मुराद है हमारे रीडर्स का इंगेजमेंट और इंटरेस्ट उस टॉपिक के साथ जिसको राइटर ने एक बेहतरीन तरीके से कन्वे किया है। क्योंकि स्क्रिप्ट जितनी बेहतरीन होती है, रीडर का अटेंशन उतना ही उसकी तरफ बेहतरीन बनता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव रीडर बन जाता है और वो स्टोरी के साथ इंगेज रहता है। इस तरह से जब हम स्टोरी को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं तो हमें उसके डीपर मीनिंग के बारे में भी पता चलता है, उन हिडन मैसेजेस का भी पता चलता है जो राइटर कन्वे करना चाह रहा होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टाइलिस्टिक में सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि स्टाइलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, जैसे कि वो सिर्फ उस टेक्स्ट के अंदर उसकी फोनोलॉजी के बारे में, मोर्फोलॉजी के बारे में, उसके सिंटैक्टिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा, जबकि उसके मीनिंग के बारे में बहुत ही कम बात करेगा। जैसे कि हमें उसका सरफेस मीनिंग तो दे देता है लेकिन उसके बियॉन्ड द मीनिंग नहीं देता। नंबर 2 इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर हमें सोशल और कल्चरल मीनिंग के बारे में पता नहीं चलता कि असल में वो जो टेक्स्ट है उसके सोसाइटी, उसके कल्चर के कौन से वो इन्फ्लुएंस हैं जो उसके ऊपर जाहिर हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। नंबर 3 पे हमारे पास कॉन्टेक्चुअल और एसोसिएटिव मीनिंग आता है कि उसके बारे में भी ये ज़्यादा नहीं बताता। नंबर 4 प्रैग्मेटिक यानी कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग होता है, जो सोसाइटल मीनिंग होता है, उसके बारे में भी नहीं बताता, क्योंकि जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं हर सोसाइटी में उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है उन सोसाइटी के आइडियोलॉजी के हवाले से, उनके परसेप्शन, उनके बिलीव्स के हवाले से, लेकिन ये हमें उस हद तक नहीं बताता। फाइनली क्या होता है कि इस तरह की जो स्टडी होती है ये लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल किया होता है वो भी लिमिटेड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि स्टाइलिस्टिक पर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने स्टाइलिस्टिक के ओरिजिन, कुछ डेफिनेशन, उसके गोल्स, ब्रांचेस, नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है।